नमस्कार। मैं जानता हूं कि इस वक्त सारा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है ठहाकों का, मुस्कुराहटों का, खुशियों का। तो आ गया है ठहाकों और खुशियों का वाहक, यानी कि आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, यानी कि आपका अपना तारक मेहता। चलिए, अब आपका और मेरा और कवियों का साथ है तो एक बार कह देते हैं, वाह वाह क्या बात है। पहले बात के पहले लफ्ज होते हैं, लफ्ज बात बनती है, और लफ्ज पहले विचार होते हैं, और विचारों के पहले वो होती है कल्पना। और कल्पना करना बड़ा कमाल का काम है साहब। जैसे एक साहब को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई मान लीजिए, कल्पना कीजिए एक ऐसा कमरा है जिसमें सिर्फ दीवार है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, तुम उस कमरे में बैठे हो, अचानक आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? बोले मैं कल्पना करना बंद कर दूंगा। जिंदगी में कल्पनाएं बड़ी सुखद होती है। कल्पना कीजिए कि डीजल के भाव कम हो जाए, या कल्पना कीजिए कि पेट्रोल मुफ्त में मिलने लगे, या कल्पना कीजिए कि सब्जियां इतनी सस्ती हो कि आपके खरीदने का मन ही ना करे। सोच के अच्छा लग रहा है ना? कल्पनाएं खूबसूरती से की जाए और उन कल्पनाओं को लफ्ज बना के एक कागज पे उतार दिया जाए तो उस चीज का नाम होता है कविता। और आइए मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें जो किसी कवि की कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन हकीकत में मेरी को होस्ट है, यानी मेरी को होस्ट नेहा के मेहता। नमस्कार, वेलकम टू वाह वाह क्या बात है। वैसे आप कल्पना के बारे में बात कर रहे थे? जी जी बिल्कुल। मिली थी मुझे। अच्छा। पूछ रही थी आपके बारे में। हाँ। कैसे हैं? हाँ। मैंने बोला ठीक है, बिजी है आजकल। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, लेकिन मैं आपकी मित्र कल्पना के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं कल्पना यानी कि इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा था। ओह, तो यूँ हिंदी में बोलिए ना। क्या बात है। अगर मुझे हिंदी में ऐसी ही हिंदी बोलनी पड़ी तो मैं सबसे पहले आपकी कल्पना शक्ति को प्रणाम करता हूँ। वैसे कल्पना करना बहुत आसान है ना? हाँ हाँ, बहुत आसान है। मैं तो कई बार कल्पना करता हूँ कि मेरे बाजू में कोई खड़ा ही नहीं है। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कल्पना करना बहुत आसान है, लेकिन उस कल्पना को कविता बदल देना बहुत मुश्किल काम है। तो आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से जो अपनी कल्पनाओं को आज यहाँ हकीकत बना के सुनाएंगे, आपको हंसाएंगे और आप उनके लिए तालियां बजाएंगे। तो फिर एक बार ताली बजाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे साथी जो हमें भारत की राजधानी से प्राप्त हुए हैं, प्रवीण शुक्ल। तो आइए प्रवीण शुक्ल का साथ देने के लिए बुलाते हैं हमारे दूसरे साथी को, और वो ऐसे साथी हैं जो सुनने से ज्यादा देखने वाली चीज है। हाँ। अब आप कहेंगे कैसे? तो हम हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। इटारसी एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां के रहने वाले हैं, लेकिन नाम है उनका आलसी, राजेंद्र मालवीय आलसी। मैं जरा देख के आता हूं। अरे भाई साहब उठो, क्या कर रहे हो यार? ताली। आपके आदेश से और आपके आग्रह से और आपके खींचने से मैं आ गया। चलिए बहुत अच्छा हुआ, अब आप आ गए हैं। अब यहाँ मत सो जाइएगा प्लीज। अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी एक पुस्तक निकली है। अच्छा। आलसी हूँ, पुस्तक का नाम है अपन गए ही नहीं। अच्छा। इसको कोई पढ़ता ही नहीं। अच्छा। मैंने सोचा आप फुर्सत में हैं, आप ही पढ़ लेंगे, इसलिए आपको देने आया हूँ। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जरा जोरदार तालियां। क्या आलसी आदमी है साहब, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। शुक्रिया जी 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 जी। स्वागत है राजेंद्र मालवीय आलसी का। आज हमारे साथ तीन विश्व प्रसिद्ध कवि हैं।
तीनों के लिए एक बार मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। राजेंद्र मालवीय, आलसी जी, सुरेंद्र दुबे जी, प्रवीण शुक्ल जी, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं। तीनों हमारे बीच में बैठे हैं और बड़े खूबसूरत। हाँ प्रवीण जी, ये कहना चाहता हूँ कि आज तीन हास्य कवि एक साथ हैं, माहौल रंगीन है, वातावरण संगीन है। जी जी। लेकिन दो कोट वालों के साथ दुबे जी कुर्ते में है, ये क्या सीन है? मैंने जानबूझ के इनको ये कुर्ता पहनवाया है क्योंकि एक बार मैंने इन्हें ब्लैक सूट पहनवाया था तो पता ही नहीं चला कि सूट कहाँ खत्म हुआ, आदमी कहाँ शुरू हो गया। शैलेश जी, इसे कोयला मत समझो जी। कोयले का भाव होता है। हाँ। कोयला धधक जाए तो अलाव होता है और कोयला अपने पे आ जाए तो मध्यावधि चुनाव होता है। आज आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कितने धमाके होने वाले हैं, कितने ठहाके होने वाले हैं और आज आप तालियां बजाते बजाते थक जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले उन्हें बुला लेता हूं जिनके बाद में आने की कोई गारंटी नहीं है। आलसी आदमी है। हाँ। आए ना आए। मैं उस महान प्रातः स्मरणीय महान आलसी को बुलाना चाहता हूं जिनका नाम है राजेंद्र मालवीय आलसी। आइए। सभी को प्रणाम करता हूं। जी, जेब में हाथ डाल के। आप सब में और मुझ में फर्क ये है कि आप सब कल्पना भी करते हैं। मैं आलसी आदमी हूं, मैं कल्पना ही करता हूं। क्या बात है भाई, क्या वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूं। वो तो आलस से ही पता चलता है और कोई विभाग आपके लिए हो भी नहीं सकता था। बताइए साहब, हमारी रेल यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है, साहब बोल रहे हैं, बोलो हो ही नहीं सकता। हाँ पहुंचा देती है रेल से। मैं तो एक बार आया इटारसी, एक कार्यक्रम में मुझे याद है, जिस रेल से आया और 7 बजे की ट्रेन 7 बजे पहुंच गई और लोग मालाएं लेके तैयार, पहली बार टाइम पे आई है। गार्ड के पास पहुंचे, गार्ड ने कहा माफ करो, शर्मिंदा मत करो, ये तो कल की थी जो आज आई है। 24 घंटे बाद। मैं तो रेलवे में नौकरी करता, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूँ। एक 100 साल का आइटम आया। बोले 7 सितंबर 2017 मेरा रिजर्वेशन कर दो। अच्छा। मैंने कहा काका कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, हरिद्वार जाना है। और मैंने कहा 17 तक टिके रहोगे? और बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो हरिद्वार तो जाना ही है। वाह वाह राजेंद्र, वाह क्या बात है भाई, क्या गए गुरु। इसलिए अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। बहुत अच्छे। अभी क्या हुआ शैलेश जी, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। अच्छा। तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। तो भाई साहब, किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोलें। अच्छा। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होंठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले, भाड़ में जाए यार, कौन बोले। वाह 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 वाह। बड़ा अजीब मामला निकल कर क्या आता शैलेश जी। अब आप तो बार बार मेरे को फोन कर करके बोले वो राजेंद्र मालवीय आ गए। कहा, मैंने कहा आ गया। बोलो खाने में क्या भिजवाएं? मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। बहुत अच्छे। यार कौन चबाए? एक बार तो नाई की दुकान पर गया दुबे जी। हाँ। अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही काट दे।
अलग अलग तरह की बात है। एक बार फांसी हो गई। किसको? तुमको? कल्पना में। जज साहब बोले मालवी जी जाते जाते कोई आखिरी शौक फरमाएंगे? मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे। क्या बात है, क्या बात है बाबा। जज साहब बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल के बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी है। बढ़िया बढ़िया। एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई ओहो, सपने में। सपने में? मेरा जो कुछ भी होता सपने में ही होता। आलसी? तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने नाड़ी वाड़ी टटोली, बोले कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवान, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ, दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खाली पेट खाओ, चौथे दिन ठीक हो जाओगे बच्चा। मैंने कहा वैद्य जी इतना काम करने से तो मर जाना ही अच्छा। नेता लोग आते बोले हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। हमारी माँ ने कहा तुम्हें क्या वोट दें, एक बार वोट दो तो तुम 5 साल के बाद आते हो। नेता बोला ऐसी क्या बात है माता जी, आजकल तो हम हर साल आते हैं। बोले इधर सरकार गिरी और हम हाजिर, कोई समस्या हो तो बताओ। हमारे माँ ने कहा कोई समस्या नहीं है, मेरा बेटा है आलसी है, पेड़ पे चढ़ा है नीचे नहीं उतर रहा है, उसको उतार के ले जाओ। आओ शैलेश जी मेरे पास आए, बोले तू नीचे उतर। मैंने कहा मैं नीचे क्यों उतरूं, मैं तो आलसी हूं। बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे? मैंने कहा मैं पेड़ पे कहाँ चढ़ा था, मैं तो जमीन पे पड़ा था, और मुझे क्या मालूम के नीचे एक बीज गड़ा था। बढ़िया। पूरे देश के लोग अखबार पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अखबार में एक समाचार आया, आपराधिक मानसिकता के नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो 2 नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, आप शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो दूसरा नेता बोला तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सही बात है। चुनाव हारकर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी ही चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई बहुत अच्छे राजन जी, कमाल कर दिया आपने। और सबसे बड़ा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वापस भी लौटे, वरना आपका क्या भरोसा, आप यहीं बैठ सकते थे, अपन जाते ही नहीं। आप बात कर रहे थे कि शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ते तो देश के हालात ऐसे नहीं होते जी। तब मुझे एक कवि हैं तेज नारायण बेचैन, उनकी 4 पंक्तियां याद आ रही थी। वो कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, अर्थदायक यानी जहां पैसा मिलता है, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, और राजनैतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरे कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। क्या बात है शैलेश जी, वाह वाह। लेकिन आपने जो हमारे बीच में और उदासी के बीच में जो दीवार है उसे गिराया और इस कदर हंसाया कि आपके लिए सिर्फ एक ही बात के वाह वाह क्या बात है। राजन मालवी जी, आपने तो भले आलस में कमाल कर दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अलग ढंग से कमाल करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी कवि सम्मेलनों की एक बेहद मजबूत कड़ी होकर उभरे हैं प्रवीण शुक्ल। प्रवीण शुक्ल एक ऐसे युवा रचनाकार का नाम है जिसकी कविता में गहराई भी है, जिसकी कविता में सच्चाई भी है, जिसकी कविता में व्यंग की पकड़ भी है और कलम की अकड़ भी है। प्रवीण शुक्ल आ रहे हैं हमारे बीच। कल्पना की बात चल रही है तो हास्य बिखरा हुआ है चारों तरफ। जी, आजकल तो सीडी का ज़माना आ गया, उससे पहले एक बार वीडियो कैसेट लाइब्रेरियां खुली थी।
और समय आजकल किसी के पास नहीं है। आदमी कम समय में ज्यादा काम करना चाहता है, इसलिए लोग अधूरे वाक्य बोलते हैं। मुझे याद आता उस समय एक चला गया वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में जी। बोले भाई साहब माँ है क्या? माँ फिल्म की कैसेट मांगना चाहता था। दुकानदार बोला जी माँ तो नहीं है, आज डैडी को ही देख लो। वो भी महेश भट्ट की डैडी फिल्म के बारे में बता रहा था। जी। पीछे से दूसरा कस्टमर पहुंच गया, बोले साहब बहू रानी है। इस बार दुकानदार गच्चा खा गया, उसने सोचा घर की बहू को ही पूछ रहा है। उसने गर्दन घुमाई, आवाज मारी, बहू रानी है क्या? अंदर से लड़के की आवाज आई, बहू रानी को तो 4 दिन पहले शैलेश लोढ़ा जी ले गए। तभी शैलेश जी बहू रानी फिल्म की कैसेट लेकर आ गए। बोले अरे यार कैसी बहू रानी दे दी, इसकी तो आवाज ही ठीक नहीं है। दुकानदार बोला कोई बात नहीं, बहू रानी को यहीं रख दो, पड़ोसन ले जाओ, बिल्कुल नई आई है। मैं एक छोटी व्यंग कविता आपको सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक स्थान से गुजर रहा था, मैंने देखा 2 मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, दूसरा उसे भरने का काम कर रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो एक मजदूर नहीं बताया। बोले साहब काम पर 3 लोग लगाए गए थे, एक को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी भरनी थी, दूसरा आया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ये आनंद की स्थितियां, तब आप एक कविता का आनंद लीजिए। जी। सुनिए जनाब, अभी पिछले दिनों की शाम कवि सम्मेलन से घर लौटते समय हमारा पांव अचानक एक बोतल से टकराया। मैंने घबराकर बोतल को उठाया और सकपकाकर जैसे ही ढक्कन खोला, विस्फोट के साथ छूट गया बम का गोला। चारों ओर फैल गया धुआं ही धुआं। धुएं के बादलों के बीच एक बहुत बड़ा जिन्न प्रकट हुआ। बोला आका आपने मुझे आजाद किया है, मैं जिंदगी भर आपकी जी हुजूरी करूंगा। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा जिन्न महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज, भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन्न बोला मैं वापिस बोतल में घुस रहा हूं, तुम ऊपर से ढक्कन लगा दो। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वेरी नाइस। पति पत्नी के संबंध पर एक छोटी कविता सुनाता हूं, आनंद लीजिए। स्वागत, सुनाइए। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जीता हूं। रोजाना क्लब जाता हूं, ताश खेलता हूं और दारू भी पीता हूं। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो लड़की बोली जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब छनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है। अच्छा। चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की है। कई बार गुण इस तरह से मिल जाते हैं कि उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसको देखकर लगता है किसी दूसरे ग्रह का प्राणी धरती पर उतर आया है। उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उनकी कल्पना का विस्तार कहां तक हुआ। आनंद लीजिए। कल्पना कीजिए यही है, मतलब इन्हें देखा जा रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। सुंदरी यही है, कल्पना कर लीजिए क्या जा रहा है आपका। कल्पना ही तो करनी है, उन्हें समर्पित किया जाए। इन्हें समर्पित किया जाए। शक्ल इनकी, कविता आपकी। सुनिए कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। अच्छा। कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और उसे एक शायर ने देखा कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति शैलेश भाई को समर्पित करता हूँ, जो बड़े कवि हैं, बड़े एंकर हैं। कि जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो।
एक छंद विशेष सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। दुबे जी देखिएगा। बिल्कुल स्वागत है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। डायबिटीज घट जाए तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं। कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं। लफड़ेगी उनको जमीन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति में समर्पित नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं समझ जाएंगे मैंने किसे समर्पित की है। अच्छा। कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं। लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खाट जिनकी खड़ी हुई है कई बरसों से ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। ऐसे खूसटों को भी हसीन। कल्पना का विस्तार देखिए कि कवि कहां तक सोचता है। हाँ भाई स्वागत है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है। मन का मयूर बोला घन लगती हो। वाह वाह वाह। घन मतलब बादल। बादल, आप जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है। मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं। कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं। उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए। मुझको तो संसद भवन लगती हो। मुझको तो संसद भवन लगती हो। मुझको तो संसद भवन लगती हो। मुझको तो भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। क्या कहूं मैं, मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है। किस बात का? कि शो को एंकर कर रही हो? कल्पना कभी सच क्यों नहीं हो सकती? कल्पनाएं सच हो सकती हैं, होना चाहती भी हैं, लेकिन दिक्कत हो जाती है। क्या? जैसे राजेंद्र मालवीय ने एक बार रात को सपना देखा कि इसको प्रवीण शुक्ल और सुरेंद्र दुबे ने बहुत बुरी तरह पीटा। बुरी तरह पीटा, इतना मारा कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बैंक गया और बैंक वालों को कहा मेरा अकाउंट बंद कर दो। बोले क्यों भाई, अकाउंट क्यों बंद करते? बोले आपका जब बैंक का नाम लिखा हुआ है वहां नीचे टैगलाइन है, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो अगर सपने हकीकत में इस तरह तब्दील हो जाएं तो कोई नहीं चाहेगा कि कल्पना हकीकत बने। लेकिन क्या करें साहब, हम भी चाहते हैं कि हमारी कल्पना हकीकत हो जाए। हम तो चाहते हैं कि डीजल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, देश में चारों तरफ खुशियां हो, लेकिन ये हकीकत कहां हो पाती है साहब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक काम करते हैं कि लोगों की जिंदगी में रंग भर सकें। हमारे बीच में एक ऐसा ही कवि, एक ऐसा ही रचनाकार है जिन्होंने जीवन का सिर्फ एक ही बीड़ा उठाया है कि मैं अपनी कविताओं से भी, अपनी शक्ल से भी सबको हंसाऊंगा। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। सुरेंद्र दुबे जी, आप उठ के वहां से यहां तक आए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे स्विस बैंक से काला धन भारत वापस लौट आया। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। ऐसा है, जब हमारी पत्नी खुश होती है जी तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा। क्या बात है, क्या बात है। जब राखी सावंत का स्वयंवर टीवी पे आता था, हाँ। जब राखी सावंत का स्वयंवर प्रवीण जी टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी का आगू बैठ जाता था। अच्छा। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। भाई साहब कल्पना तो है। जैसे बच्चों के नर्सरी KG 1 में पाठ होते हैं, मात्रा नहीं होती है।
अमर घर चल, हाँ। चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेहा जी आप भी पढ़ी लिखी होंगी मैं सोचता हूँ, तो मतलब इतना पहले तो पढ़ी होंगी। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया था, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की दो आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। जी। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के दो प्रकार पाए जाते हैं। अच्छा? एक जोरू का गुलाम, शैलेश जी, जी। एक जोरू का गुलाम, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। कहने हैं। जितने लोग बैठे हैं दिन में एक डायलॉग 20 बार बोलते हैं, टाइम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। जिसको देखो टाइम नहीं है। अच्छा आजकल क्या है, रहे सहे में टाइम नहीं है व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। क्या बात है, टाइम वाह नहीं वाह है। वाह 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 वाह। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बजाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और कोई बंबई में आतंक मचाए, कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है। क्या बात टाइम है, नहीं वाह है, वाह वाह, टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया। भाई आपकी कविताएं सुनने के बाद मैं सिर्फ एक वाक्य कहूंगा कि सुरेंद्र दुबे जब आप कविताएं सुनाए तो जनता के पास कितना भी काम क्यों न हो वो ये नहीं कहेगा कि टाइम नहीं है। वो आपकी कविताएं सुनेंगे, सुन के तालियां बजाएंगे। भाई बहुत अच्छे। जिंदगी में कई चीजें होती हैं, जैसे मित्रों सुरेंद्र जी, हुआ यूं कि एक बार एक नेताजी गांव के स्कूल का दौरा करने चले गए, तो वहां बच्चों से पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोले सर कोई वैसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर 6 महीने से कोई टीचर ही नहीं है, हम तो यूं ही बैठे हुए। तो नेताजी बड़े आश्चर्य में बोले फिर ये स्कूल चल कैसे रहा है? बोले वैसे ही जैसे देश चल रहा है। वाह वाह वाह। तो हमारा देश भी भगवान भरोसे चलता है, और कल्पनाओं में तो आदमी भगवान के भरोसे नहीं खुद के भरोसे रहता है, क्योंकि जो जैसा चाहता है वैसा सोचता है, वैसी कल्पना करता है। चलिए फिर मैं भी आपके लिए कल्पना करती हूँ। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। मत करना प्लीज। नहीं पर कर दी ऑलरेडी, बस बताना बाकी है। बताओ। हाँ शैलेश जी सोचिए, कल्पना बड़ी सिंपल सी है। सोचिए कि आप अगर प्रधानमंत्री बन जाओ तो मैं 3 दिन में गरीबी मिटा दूंगा, सारी चीजों के दाम आधे कर दूंगा, और जितनी भी एजुकेशन है सब फ्री, और जितने लोगों को काम नहीं सबको नौकरी पे लगा दूंगा। 1 मिनट, आप ये सब करेंगे कैसे? वैसे ही जैसे कल्पना में तुमने प्रधानमंत्री बनाया, कल्पना में ये भी कर लूंगा।
लेकिन हम दोनों यहाँ पे अपनी कल्पनाओं का बखान करने के लिए नहीं खड़े भाई, दूसरे लोगों को भी उनकी कल्पना का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जरा देखते हैं दूसरे लोग कैसी कल्पना करते हैं। हाँ हाँ, अचार के बिना फीके हैं पराठे, खा ले बेटा खा ले, वरना बीबी दिखाएगी कराटे। दादी जब चिल्लाती है तो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोती हूँ, पर उन्हें क्या पता ओवर एक्टिंग में तो उनकी ही होती हूँ। हर तरफ पढ़ाई का साया है, किताबों में सुख किसने पाया है? हम तो जाते हैं कॉलेज लड़कियां ताड़ने, प्रोफेसर कहता है इतनी बारिश में लड़का पढ़ने आया है। यूँ तो हमने भी की थी सीए की पढ़ाई, हाथ में आ गया सी फॉर चूल्हा और कढ़ाई। बढ़िया है। ABCDEFG 1G याद नहीं हुआ, उससे पहले आ गया 3G। बचपन में नानी हमें सुनाती थी परियों की कहानी, अब हम सुनते हैं आज की परी शीला की जवानी। माना कि मेरे बेटे तुझ पे मरते हैं, ये मत भूल कि तेरे ससुर मुझसे डरते हैं। तो ये थी आम आदमी की भाषा, जो अलंकारों में नहीं पड़ता, जो लफ्जों की बनावट में नहीं उलझता, जैसा सोचता है वैसा कहता है। तो भाई आम आदमी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह 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 वाह। शैलेश जी, वहां से भी कोई कुछ कहना चाहता है? कौन? सर मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ओहो, आम इंसान का कुछ नाम है? विपिन हीरो। ओहो, पर मैं अपनी कविता गाकर सुनाना चाहता हूँ। वो तो सब ठीक है, पर आम इंसान हीरो? वैसे असली हीरो तो इस देश का आम इंसान ही है। तो आइए हम इस देश के असली हीरो से कविता सुने। आइए भाई विपिन हीरो, आइए जरा। ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। अच्छा। ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान। जिंदगी भर तुझको खुश मैं रखूंगा, देता हूँ अपनी जुबान। ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। आज सुबह जल्दी उठ के मैं तेरे लिए चाय बनाऊंगा। क्या बात है? ओ फैन मट्ठी नहीं खाएगी तो मैं ब्रेड बटर लाऊंगा। हाँ ठंडे पानी से जो ना नहाएगी तो गीजर लगवाऊंगा। हाँ लगवाऊंगा। ओ मेरी जान, मैं ही तो हूँ तेरा शाहरुख खान। क्या हुआ जो है मेरी एक चाय की दुकान, नुक्कड़ पे है मेरा छोटा सा मकान। जिंदगी भर तुझको खुश मैं रखूंगा, देता हूँ अपनी जुबान। हाय हाय, हमारा एक दोस्त एक बहुत बढ़िया बात बताई। एक आदमी चाय की दुकान चलाता था और वो भी शायर। बोले हम यादों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। तो ये जो आशिकी है ये कमाल की है। लेकिन विपिन, आपके आत्मविश्वास को बधाई, आपने जिस तरह से कविता सुनाई। हमारे कवि मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगा आपको सुन के? मुझे तो ये लगा कि विपिन ने जो कहा है कि चाय की दुकान है, और वैसे मैं शाहरुख खान हूं तो दिखने में तो शाहरुख खान जैसे ही। थैंक यू सो मच विपिन, आपने यहाँ आके सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। ज़िंदगी के अंदर जो ये लोग जो हैं वो बड़े इनहिबिशंस रखते हैं, और जैसे हिंदी में कहा जाए तो पूर्वाग्रह रखते हैं। आपने सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ये कहा कि सर मुझे कविता सुनानी है। कविता के लिए भाव, कविता के लिए आदर, कविता के लिए अनुराग, आपके लिए सिर्फ तालियां और सिर्फ 4 लफ्ज। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। हेलो, ओ मुगल आजम की मधुबाला कहाँ खो गई? डूब गई। कल्पना कर रही थी। कल्पना कर रहे हैं। क्या क्या कल्पना कर रही थी? बट शर्म आ रही है बताने को। तकलीफ वाली बात है, फिर भी जरा बता दो क्या क्या कल्पना क्या है ऐसी? इतना आग्रह कर रहे तो बता ही देती हूँ। जी सोचिए, बड़ा सा कवि सम्मेलन चल रहा है। जी, सोचा।
हजारों की तादाद में ऑडियंस आई हुई है। हम इतने खूबसूरत तैयार होके हम दोनों मंच पे गए। आपने कविता बोली, सबने वाह वाह कही मुझे। कविता मैंने सुनाई, वाह वाह मुझे कही। शर्म नहीं आती? सर पहले ही बोला था, वही आ रही थी, आपने बोला बोलो बोलो बोलो। शैलेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कल्पना का अंत है कि नहीं। देखिए, कल्पना का अंत तभी होता है जब कल्पना हकीकत में। मैं बताता हूँ शैलेश जी, कल्पना का अंत होता है कल्पना। जैसे तुम किसी के पास खड़ी हो तो जो भाव पास वाले व्यक्ति में उत्पन्न होगा वो कल्पना होगा। मित्रों, सुरेंद्र दुबे एक ऐसे रचनाकार का नाम है जिसने हिंदी कवि सम्मेलनों में सिर्फ अपना बहुत पुख्ता पक्ष ही सामने नहीं रखा, न केवल अपनी कविताओं से दुनिया भर के लोगों को हंसाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं और वहां अपनी भाषा में इतना काम किया कि इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री प्रदान किया। हम सुरेंद्र दुबे को सम्मानित करते हैं। तो जिसे देश का इतना बड़ा अलंकरण दिया गया हो पद्मश्री, उसके आगे तो सारे अलंकरण फीके हैं। अच्छा। लेकिन कविता के मंच पे अगर कविता का सम्मान हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जी, यस। तो वाह वाह क्या बात है, को बड़ी खुशी है कि हम डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को आज इस मंच पे सम्मानित करेंगे। हम जोरदार तालियां बजाएंगे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के लिए। सबको हंसाने वाले सबके साथ हैं, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तो कोई व्यक्ति तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई महिला न हो। और आपके पीछे तो दो महिलाएं हैं। दूसरी कौन सी? वो नहीं बताता है, मरना थोड़ी है। लेकिन हम जानते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को आज हमने सम्मानित किया है तो इनकी सफलता के पीछे इनकी अर्धांगिनी, इनकी जीवन संगिनी, इनकी पत्नी का हाथ है। रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आ रही हैं श्रीमती शशि दुबे। आइए। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, क्या बात है। कैसे हुई थी शादी, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव मैरिज। देखो, इसमें दो आश्चर्य हैं। एक तो 30 साल पहले लव मैरिज और दूसरी लव मैरिज इनसे। भाई ये कैसे हुआ? दरअसल शैलेश जी, मुझे कविताओं से प्यार था। हाँ। इसलिए दुबे जी से प्यार था। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो दुबे जी आपको वाह 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 वाह। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आपको क्या फर्क लगता है? अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि आप कहीं जा रहे हों और अचानक आपको सांप काट ले। ओह। किंतु लव मैरिज का मतलब होता है सांप के आगे बीन बजाना और नाचना, ले मुझे काट, ले मुझे काट, ले मुझे काट। जब ये मेरे प्रेमी थे जी, तो मेरी सारी मांगे भाग भाग कर पूरी करते थे। अच्छा। और जब शादी हो गई तो मांगे सुनते ही भाग जाते। एक बात मैं कह दूं शैलेश जी। जी जी कहिए। बेटी, बहू, पत्नी, प्रेमिका, लड़की के बहुत सारे रूप होते हैं जीवन में, पर फली फूली टहनियाँ जड़ों की तरफ मुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। वाह 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 वाह। तो ये था कल्पनाओं से भरा हुआ एक ऐसा शानदार काल्पनिक सफर जिसमें हमने सिर्फ हंसी की बात ही नहीं की, मुस्कुराहट ही नहीं बांटी, बल्कि जिंदगी की कल्पनाओं को हकीकत में बदलते भी देखा। कल्पना जिंदगी में किसी भी रूप में हो सकती है, इसलिए एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि खुशबू हूँ, मेरे नाम को फूलों में बांट दो, जहनों में बांट दो, मुझे जिस्मों में बांट दो। मैं ख्वाब हूँ, ख्याल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ, मैं खिलखिलाऊंगा, मुझे लफ्जों में बांट दो। क्या बात है। अगले शनिवार की रात 10 बजे ऐसे ही सफर पे हम मिलेंगे जिसका नाम है वाह